हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ सारे के सारे बढ़िया हो गए। तो आज की जो वीडियो है जनाब, उसमें हम बात करेंगे सीडीपी के कुछ टॉप 30 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं। 2019 का जो सेट हुआ था उसके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। क्योंकि देखो यार, इस बार पेपर ऑनलाइन है, ठीक है। और ऑनलाइन में जो है क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहे हैं इस बार, ठीक है। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सारी आपको वीडियो मिलने वाली है। पहले हम सीडीपी के कर रहेंगे, उसके बाद ईवीएस के करेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं, और बाद में स्कोर जरूर कमेंट में करना कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये जो पेपर है 8 दिसंबर 2019 का है, ठीक है। सेट ए है हमारा। तो उसके सीडीपी के हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके बाद हम ईवीएस के करेंगे और फिर मैथ्स के भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं। सीडीपी का पहला क्वेश्चन है हमारा, पेपर के ही क्वेश्चन है सारे, पीडीएफ उसी की है, ये आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो कौन सी होगी, ये तो नॉर्मल से ही क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा इसका आंसर। बताइए कौन सी होगी। जन्म पूर्व अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो ये तो फैक्चुअल से ही क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है हमारी, भाषा के अर्जन एवं विकास दोनों के लिए होती है, ठीक है। इसमें शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होता है और कई सारी चीज़ें इसमें होती हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, फिर बाद में क्वेश्चन का आंसर मैं कर रहा हूँ, आपको इंग्लिश में भी दिख रहा होगा प्रॉपरली। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। बताइए कौन सा होगा। लेटेंसी स्टेज, द सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज। बताइए कौन सा आंसर होगा। लॉरेंस कोलबर्ग ने हमारी देखो 3 स्टेजेस बताई थी, ठीक है। एक तो हमारी थी प्री कन्वेंशनल, फिर है कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत और फिर उच्च परंपरागत स्तर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है हमारा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास हो जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारी थर्ड स्टेज होती है उसमें आता है, जिसमें सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास भी आता है। ये मैंने इसकी पूरी लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी कराई हुई भी है। अगर आपको पूरी पढ़नी है डिटेल में तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना एक बार, आपको मिल जाएगी ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने अभी जैसे बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कक्षा में परिचर्या के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। मतलब वो शिक्षक जो है प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है, यानी बॉयज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। तो क्या होगा, जेंडर पक्षपात होगा, जेंडर पहचान होगा, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। इंग्लिश में भी देख लो एक बार क्वेश्चन। और एक बात और, अगर आपको क्वेश्चन हिंदी में प्रॉपर समझ में ना आए तो एक बार इंग्लिश में जरूर टर्न करके देखना, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है, वहाँ आपको एक क्लिक पर सब कुछ चेंज होकर के इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। कुछ हिंदी में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका अलग अलग बार बार अलग अलग तरीके से मीनिंग होता है, बट इंग्लिश में सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो इसमें है जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रिलीवेंस, जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो क्या होगा, जेंडर बायस होगा, जेंडर पक्षपात होगा, क्योंकि वो जेंडर पक्षपात कर रहा है वहाँ पर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस पहले आप खुद से ट्राई करना और बाद में कमेंट में नीचे अपना स्कोर भी शेयर करना कि आपका कितना स्कोर हुआ है, ठीक है, ताकि आपको भी एक पता चल जाए कि हाँ आप कितने पानी में हो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। बताइए पहले आप, क्वेश्चन क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन है हमारे, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्या, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा 1, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्या। अगर हम उसके बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे, तभी तो उस चीज़ को हम कर सकते हैं, तभी तो जेंडर बायस जो भी चीज़ है वो उसने हम कम करेंगे। तो पक्षपात के बारे में परिचर्या करना बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को
के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। ठीक है। ऑप्शन है वॉटसन, वाइगोस्की, जीएन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग। क्या होगा इसका आंसर, बताइए फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट ऑन देयर थिंकिंग। ये तो फैक्चुअल सी क्वेश्चन है। बताइए ये सोशल एंड कल्चरल कंटेंट वाली थ्योरी किसने दी थी? सोशल एंड कल्चर कंटेंट, ये तो पता भी होगा सभी को। सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? जैसे हिंदी में देख रहे थे हम, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत, ये जो क्वेश्चन था किसने दिया था बताइए? सामाजिक एवं सांस्कृतिक ये जो दिया था हमारा लेव वाइगोस्की ने। सभी को करा भी होगा, वैसे भी कई बार मैंने भी बताया ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा हुआ भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 30 क्वेश्चन करने हैं हमें इस सेट में। कोई लड़की है जिग्सा पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कह रही है, और स्वयं से कुछ बात करते हैं, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। मतलब कोई लड़की है नजमा, 5 वर्ष की है वो, और खुद से ही बात कर रही है वो। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? देखो, जीन पियाजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की की और कोहलबर्ग, इनसे 2-3 क्वेश्चन 5-6 नंबर में ये आने कन्फर्म है सीटेट के अंदर। ठीक है, बताइए क्या होगा। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, इधर दिया हुआ है प्राइवेट स्पीच, टॉक अलाउड, इसके फोल्डिंग, ईगोसेंट्रिक स्पीच। व्यक्तिगत वार्ता इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्राइवेट स्पीच जो हमारी वाइगोत्स्की की बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच की, जो कि हमारी आ जाती है 5 से 6 साल के बीच बच्चा करने लगता है। ठीक है, प्राइवेट स्पीच 3 साल से भी स्टार्ट होती है, कहीं बहुत सारी बुक्स में 3 से 6 भी दिया हुआ है, 3 से 4 भी दिया हुआ है, तो मोस्टली 3 ईयर प्लस होती है। ठीक है, और ये ईगोसेंट्रिक जो है इसकी बात जीन पियाजे कहते हैं, तो इसका हमारा आंसर बना होगा व्यक्तिगत वार्ता, जिसे प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पाड़ या ढांचा। बताइए। मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग, रीइंफोर्समेंट एंड कंडीशनिंग। आप इंग्लिश में भी देख लो एक बार। गिव क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग, मॉडलिंग एंड स्कैफोल्डिंग। हिंदी में ये रहा क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा हैं। देखिए, इसका आंसर होगा हमारा पाड़ या ढांचा, जिसे स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं। वाइगोत्स्की सी की बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की। ठीक है, जेडपीटी भी था उसमें, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये भी था संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, इसकी भी बात वही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? कौन सा होगा? जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने 3-4 स्टेजेस बताई थी। ठीक है, SPCF, यानी कि पहले थी सेंसरी मोटर, फिर थी प्री ऑपरेशनल कन्वेंशनल, फिर है हमारी F से, क्या होगी बताइए F से। और जो F से होती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशन, उसी में आता है संरक्षण कक्षा समावेशन, यानी CCE। ठीक है, CCE हमारा उसी में आता है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन 2 संरक्षण कक्षा समावेशन। ठीक है, ये मैंने जीन पियाजे की कंप्लीट थ्योरी कराई हुई है, आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर आपने जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की को करा हुआ है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये भी जीन पियाजे का क्वेश्चन है। देखो कितने सारे क्वेश्चन आपको जीन पियाजे से मिल रहे हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। प्रबलम तो देखो बता थॉर्नडाइक की होती है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा बताइए? स्कीमा होगा, अवलोकन अधिगम होगा, अनुबंधन होगा या प्रबलन होगा? फटाफट से करने हैं, आपको क्वेश्चन में सिर्फ 1 मिनट से भी कम का टाइम देना है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होने वाला है। जीन पियाजे अगर आपने पढ़ा है तो होपफुली आप इसका आंसर लगा दोगे। इसका आंसर होगा हमारा स्कीमा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कई बार भी आया हुआ है, पिछले प्रीवियस ईयर में कई बार आया है क्वेश्चन भी।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। देखो, आकलन का मतलब है एक तरीके से रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट में। और हम एनसीएफ कहता है कि किसी को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये कुछ नहीं होता। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, कोई हमें कैटेगराइज नहीं करना किसी को भी, ठीक है। उनको नामांकित करना, विद्यार्थियों मतलब जो उनके नंबर आए उनके आधार पर उनको नामांकित करना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 बचा हमारा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उनके बारे में हम स्पष्टता दिखाएंगे कि क्या दिक्कत रही है, क्या क्यों नंबर कम आए, क्या सारी बातें, सारा कुछ डिस्कशन करेंगे, तो वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बताइए। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है? नहीं। बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एक एकाकी विशेषक है? नहीं, बुद्धि एकात्मक कारक तो है नहीं। ऑप्शन 4 है हमारा, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर 4 ही होने वाला है हमारा, कि बुद्धि बहुआयामी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहे हैं तो नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। सारे प्रीवियस ईयर के सारे सेट करेंगे हम जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे। ये 2019 का सेट है, काफ़ी अच्छा सेट है। उसके बाद ईवीएस के भी करेंगे। और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन भी ऑन कर देना, ताकि कोई नई वीडियो मिले तो आपको उसकी अपडेट मिल जाए, ठीक है। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। मतलब वो एक से अधिक समाधानों के बारे में सोच रही है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? बताइए। वो एक से ज़्यादा थिंकिंग कर रही है। सृजनात्मक होगा, अभिसारिक विचारक होगा, अन्य विचारक होगा, आत्म केंद्रित नहीं, आत्म केंद्रित नहीं होगा, अन्य भी नहीं होगा, सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी दिखा रही है वो। क्रिएटिविटी सृजनात्मक के अंदर आती है, ठीक है। क्रिएटिविटी थिंकिंग कर रही है वो। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए तो हम कह ही नहीं सकते। इस स्थिति को जैसे स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं, हमें स्थिति को ऐसे भी एज इट इज स्वीकार नहीं कर लेना कि हमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसे हम करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षा को कम करना चाहिए? नहीं, यह भी नहीं होगा। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पर, कि हमें अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट योजनाओं को, समावेशी कक्षा, ये भी काफ़ी इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उससे भी आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। अच्छा टॉपिक है ये भी, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। बताइए क्या होगा? तैयार नहीं करना चाहिए, ऐसा तो करना ही नहीं है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, नहीं, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन 3 इज करेक्ट ओवर हेयर। बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है। पठन वैफल्य बच्चों के प्रारंभिक लक्षण हैं? बताइए। पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया की बात करी जा रही है, डिसलेक्सिया। देखो यहाँ पठन वैफल्य लिखा हुआ है, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश वाले सेक्शन में देखोगे तो साफ साफ डिसलेक्सिया लिखा हुआ है, ठीक है, डिसलेक्सिया। तो आपने डिसलेक्सिया पढ़ा होगा, पठन वैफल्य बहुत कम बच्चों ने पढ़ा होगा। क्या होगा बताइए इसका आंसर? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहित है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। तो डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने में से होता है ना रिलेटेड, तो धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता हो गई। तो क्लियर से क्वेश्चन है, फैक्चुअली क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? बताइए। क्या होगा इसका आंसर? आप चार ऑप्शन करना, फिर बाद में इसका आंसर बताना कि क्या होने वाला है।
व्यवहारवादी सिद्धांत पर है, अशक्त बच्चों के लिए प्रत्येक सहानुभूति अभिव्यक्ति, या अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, या मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। नहीं जी, अशक्त नहीं है उसमें, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में सारे ही बच्चे इंक्लूड करे जाते हैं, तो ऑप्शन फोर तो करेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, अधिकार आधारित ये भी कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अधिकार आधारित मानवतावादी प्रक्षेप पे, यानी कि ए राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, यही ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट होगा, फोर नहीं होगा। व्यवहारवादी सिद्धांत जैसा कुछ नहीं है अशक्त बच्चों के लिए। सहानुभूति वाली वर्ड ये एक निगेटिव सेंस में टैग वर्ड है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट हो जाएगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ए राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है। चार ऑप्शन पढ़िए फिर आप आंसर करिएगा क्या होने वाला है इसका आंसर। इंग्लिश में देखना है तो आप इधर की साइड इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए, इससे क्वेश्चन को मैं आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में बता देता हूँ। देखो, कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है रोट मेमोराइजेशन, यानी यंत्रवत याद करने के आधारित है। नहीं, ये जो टैग वर्ड्स हैं जैसे मेमोराइजेशन हुआ, रीइंफोर्समेंट हुआ, कंडीशनिंग हुआ, ये कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें बचना है। ठीक है, जैसे कि रीइंफोर्समेंट हो गया, कंडीशनिंग, कंडीशनिंग तो करनी ही नहीं है, तो ऑप्शन फोर करेक्ट होगा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ठीक है, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, मतलब मीनिंग कोई सेंस भी तो होना चाहिए वहाँ पर। अगर आपको कहीं भी ये वर्ड दिखे ना, रोट मेमोराइजेशन, रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग, तो बच्चे की कंडीशनिंग नहीं करनी है हमें, उसे रट्टा नहीं लगवाना है। ठीक है, कंडीशनिंग नहीं करनी है, ना ही उनमें कोई लेबलिंग करनी है। ये कई सारे ऐसे टैग वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें बचना है, वो ऑप्शन नहीं होने वाला। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको इंग्लिश में भी दिखाया और हिंदी में भी दिखाया है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। नहीं जी, अनदेखा तो करना ही नहीं है हमें। क्वेश्चन ऑप्शन टू है हमारा, बच्चों को दंडित करना चाहिए। दंडित भी नहीं करना है, ये बात एनसीएफ भी कहता है हमारा। ठीक है, बच्चों को पनिशमेंट तो देनी ही नहीं है। बार बार याद करने के द्वारा फिर से वही बात की रिपीटेशन, यानी कि रोट मेमोराइजेशन की बात हो रही है। नहीं जी, वो भी नहीं करना, तो हमारा सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन फोर। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है, हमें उसके लिए एक प्रतिकूल प्रमाण देने चाहिए और एग्जाम्पल्स देने चाहिए, तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड हमें एजुकेशन करनी है, तो उसके लिए क्या होगा, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना है। नहीं जी, पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं हो सकते हम। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के अनुभव, बच्चे को एक्टिव दिखाना है हमें। यंत्रवत याद करना मैंने बताई थी अभी, ये तो हो गई नहीं। नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, वर्गीकरण भी नहीं करना, ये तो निगेटिव वर्ड है, इनसे तो हमें बचना ही है। ठीक है, आपको मैं इंग्लिश में भी दिखाता हूँ इसका ज़रा थोड़ा सा। देखो यहाँ दिया हुआ है लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन, ये बिल्कुल नहीं करना, ये तो होगा ही नहीं। रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं करना, एक बार इंग्लिश वाला सेक्शन जरूर खोल करके देखना, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक, ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन टू इज करेक्ट ओवर हेयर। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, हमें चिल्ड्रन को प्राइमेसी दी है नहीं, उसे सबसे ऊपर रखना है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20 बात करेंगे अब। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं बताइए। पूर्णतः अलग होते, स्वतंत्र होते, सन्निहित होते, संबंधित नहीं होते। ये तो फैक्चुअल सी क्वेश्चन है, यूपी टेट में भी कई बार पूछा है क्वेश्चन। तो ये दोनों आपस में सन्निहित होते हैं, इंटर वुमेन होते हैं। ठीक है, इंटर वुमेन होते हैं, यहाँ ऑप्शन थ्री हो जाएगा, इंग्लिश में भी देख सकते हो आप, इंटर वुमेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में बताइए। कौन सा आंसर होने वाला है बताइए।
देखो फिर से वही है स्मरण की प्रक्रिया, यानी कि वही याद करने वाली बात हो रही है ऑप्शन वन में, तो ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन वन तो होगा ही नहीं। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, फिर से वही चीज़ है रोट मेमोराइजेशन, ये भी नहीं होगा। अधिगम आवर्ती संबंधों के द्वारा व्यवहार का अनुबंधन है, ये भी नहीं होगा। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन फोर करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी दिखाता हूँ आपको ये चीज़ थोड़ी सी। देखो पहले में था लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, मतलब वही रिकॉल वगैरह, मेमोराइजेशन दिया हुआ है, मेमोराइजेशन हुआ है, कंडीशनिंग दी हुई है, तो ये तो हो गई नहीं, ये वाले ऑप्शन तो होने ही नहीं है। ठीक है, तो आधा क्वेश्चन तो हमारा वैसे ही हो जाएगा। बचे दो ऑप्शन, तो उसमें से हम एक अच्छा खासा प्रॉपर तरीके से टच भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है, बताइए। ऑप्शन, चारों ऑप्शन देखिए, फिर उसका आंसर बताइए कि क्या होने वाला है इसका आंसर। अवधारणा परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, बिल्कुल ऑप्शन वन करेक्ट सा लग रहा है कुछ कुछ, लेकिन अभी नीचे के ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे। दिमाग में भ्रांति उत्पन्न करता है, नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं है। समझ में अभाव पैदा करता है, नहीं। यह अवधारणा समझ के बजाय कार्याविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, नहीं। तो ऑप्शन वन करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन वन करेक्ट भी लगे तो पहले एक बार नीचे ज़रूर चेक करना है कि हो सकता है नीचे कोई इससे बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये क्या होने वाला है। ऐसा भी नहीं है बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी, नहीं ये तो होगा नहीं। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, नहीं। बार बार हम पुरस्कार दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ एक फ्लो बन जाएगा ना उसका। तो ऑप्शन इसका होने वाला है हमारा फोर, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। जब हम बार बार वही चीज़ रिपीट कर जाएंगे तो उनकी जिज्ञासा अभिरुचि कम ही हो जानी है ना। ये तो क्लियर सही है, बस थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसका आंसर बताइए। कौन सी निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, बताइए। देखो शारीरिक दंड की बात करी जा रही है यहाँ पर, शारीरिक दंड ये तो एनसीएफ मना करता है बिल्कुल, और तुलनात्मक हम कर नहीं सकते। ठीक है, तुलना हमें बच्चों की तुलना नहीं करनी कि तू ऐसा है या तू ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं करना। तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड हमारे करेक्ट होने वाले हैं। ऑप्शन सेकंड और थर्ड कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन टू में है। ठीक है, तो ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगिता अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यंत्रीय अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्या के लिए अवसर उपलब्ध करा के। देखो हमें बच्चे को एक्टिव करना है, और एक्टिव बच्चा कौन सी ऑप्शन में है, व्याख्यान देने से तो एक्टिव नहीं होगा, वो तो सिर्फ सुनेगा। बार बार यांत्रिक अभ्यास करके वही मतलब मेमोराइज करना, रिकॉल करना, वो सारी चीज़ें नहीं होनी। ठीक है, अन्वेषण अगर वो खोज एवं परिचर्या के लिए अवसर उपलब्ध, जितने हम उसे अवसर उपलब्ध कराएंगे वहाँ पर बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा। हमें सिर्फ बच्चे के बारे में सोचा है, और बच्चा किस ऑप्शन में ज़्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर जो है करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक प्राथमिक विद्यालय का अध्यापिका बच्चों के एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, बताइए। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, नहीं। हम उसे हर कार्य के लिए कोई फिजिकल गिफ्ट नहीं दे सकते। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर, नहीं ऐसा भी नहीं करना। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, दंड तो देना ही नहीं है हमें, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो हमारा सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन फोर। ठीक है, तो ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं फटाफट से। शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप इसका आंसर लगा भी दोगे। बताइए किस में होता है शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। बच्चों के कपड़े छोटे होने लगते हैं, वो सुनते नहीं, बच्चे के कपड़े छोटे हो गए, बच्चा बड़ा हो गया, तो कपड़े तो उतने ही रहते हैं, छोटे थोड़ी होते हैं। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसमें सबसे तेजी गति से विकास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट।
बताइए कौन सा होगा। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्ती होता है, सिद्धांत नहीं है। देखो नहीं वाली चीज़ों को थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पर, नहीं वाली चीज़ों पर यहाँ पर दिया हुआ है सिद्धांत नहीं है, नहीं है, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। कभी आप जा करके लगाए और सीधा आंसर बताइए कौन सा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए फटाफट से, क्या होने वाला है। इंग्लिश में भी देख सकते हो आप, इंग्लिश में इधर दिया हुआ है। देखिए हिंदी में भी देखिए, बताइए क्या होने वाला है। विकास जीवन पर्यंत होता है, सही बात है। विकास परिवर्ती होता है भाई। और हेरेडिटी अनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है, ये बात तो वर्डवर्थ ने भी कही है। डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये बात वर्डवर्थ ने कही है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा क्योंकि नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। व्यक्तिक विभिन्नताएं सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरफ है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, जैसा भी मैंने बताया था, डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, यानी कि पर्यावरण और आनुवंशिकता का। व्यक्ति विभिन्नताएं भी तो उसी से क्रिएट होंगी फिर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज़ का, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है, बताइए। द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी कौन सी होगी। देखो फर्स्ट में तो हमारी फैमिली आती है क्योंकि बच्चा जब होता है तो पहले वो फैमिली में रहता है, ठीक है। सेकंड क्या होने वाली है, सेकंड हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा होने वाला है विद्यालय में मीडिया। उसके बाद वो जो है हमारा कहाँ जाता है, बच्चा स्कूल में तो जाता है, जब थोड़ा सा बड़ा होता है उसका एडमिशन हो जाता है तो वो स्कूल में ही तो जाता है, वो जाता है या नहीं जाता। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपका कितना स्कोर बना है इसमें से। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। इसके बाद ईवीएस की करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे प्रीवियस ईयर करने हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर तो छोड़ना ही नहीं है हमें, ठीक है। चलो होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डाल दूंगा वहाँ पर, और बाकी व्हाट्सएप पे भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है।